अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं साजिद महमूद ताहिर और आप देख रहे हैं चैनल वीज़ा वीज़। सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि मैं ओवरसीज़ में था तो इसलिए काफ़ी सारे सवाल पायल अप हो चुके थे और ये जो क्वेश्चन आंसर का सेशन था ये रह गया था। तो अभी मैं कोशिश करूंगा कि जो भी पायल अप क्वेश्चन हुए हैं उनमें जो मिलते जुलते सवाल हैं उनको सामने ले आऊँ। ज़्यादातर जो सवाल पूछे गए उनमें बैन के हवाले से है, उनमें असाइलम के हवाले से है, उनमें री एंट्री के हवाले से है और उनमें जनाब एयरपोर्ट पर असाइलम के हवाले से है। अच्छा ठीक है, बगैर कोई वक्त ज़ाया किए तो हम चलते हैं आपके सवालात की तरफ। पहला सवाल है शाकिर अहमद, ये कहते हैं है आई अप्लाइड टूरिस्ट वीज़ा विद हेल्प ऑफ एजेंट एंड ही सबमिट सम फेक डॉक्यूमेंट्स एंड आई गॉट 10 years बैन। माई वाइफ लिव यूके, इफ़ शी अप्लाई स्पाउस वीज़ा कैन आई गेट यूके वीज़ा। देखें, आपने जो क्वेश्चन किया वो ये किया है कि आपने किसी एजेंट के ज़रिए अपनी विज़िट का एप्लीकेशन की और उसने एजेंट ने आपके बकौल ये मैं कह रहा हूँ आपके बकौल, लेकिन एम्बेसी इसको नहीं मानती। एम्बेसी कहते हैं कि चूंकि आपने डॉक्यूमेंट साइन किए हैं लिहाजा आप हैं, आपने चूंकि अंगूठा लगाया है आप हैं, ये डॉक्यूमेंट आपके नॉलेज में है। खैर छोड़े इस बात को। आपके बकौल ये कि जब आपके एजेंट ने फेक डॉक्यूमेंट्स किए और उसके पादाश में आपको 10 साल का बैन यूके ने कर दिया है और आप चाहते हैं कि चूंकि आपकी वाइफ यूके में मौजूद हैं लिहाजा वो आपका स्पाउस वीज़ा अप्लाई करें, शादी वाला केस अप्लाई करें और आपका क्वेश्चन ये है कि क्या मुझे वो वीज़ा मिल सकता है या नहीं। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि अगर आप का डिसेप्शन है फेक डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर, अगर आपने कोई ऐसा जाली पेपर लगाए हैं या जो भी डिसेप्शन की है या स्टेटमेंट के अंदर कोई डिसेप्शन की है तो स्टेटमेंट से मुराद के बयान जो है आपका बैंक स्टेटमेंट भी हो सकती है लेकिन बयान भी, तो अगर आपने उसके अंदर कोई डिसेप्शन की है तो उस पर बैन सिर्फ और सिर्फ उन हालात में होता है जिस वीज़े पे आपने वापस आना होता है। मिसाल के तौर पर आप दोबारा वीज़ा अप्लाई करेंगे, विजिट का बैन है, स्टूडेंट का अप्लाई करेंगे बैन है, वर्क अप्लाई करेंगे बैन है, लेकिन अगर आप स्पाउस वीज़ा अप्लाई करेंगे तो आपके लिए खुली छुट्टी है, आपके लिए बैन अफेक्ट नहीं करता है। तो ये आपके लिए गुड न्यूज़ है। आप अपनी वाइफ को बोलें कि वो तमाम लवाजमात पूरे करें। थ्रेशोल्ड इनकम जो है वो, अगर आपका बेबी नहीं है तो 18,600 वो उनकी इनकम हो। अगर वो बिज़नेस में इन्वॉल्व हैं तो 1 साल का रिकॉर्ड, अगर वो एम्प्लॉयमेंट में है, मुलाजमत में है तो 6 महीने का रिकॉर्ड, पे स्लिप्स वगैरह सारी रेडी करके आपको भेजें तो इसमें आपका वीज़ा ना होने में कोई अमर माने नहीं है और आपका ये 10 साल का बैन जो है वो इस वीज़े पे इफेक्ट नहीं करेगा। सवा काशिफ कहती हैं सर आई हैव सेंट यू एन ईमेल, काइंडली रिस्पॉन्ड मी ऑन ईमेल इफ इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। मिस सबा, देखें मैं अब्रॉड में था तो अभी मैंने ऑफिस ज्वाइन नहीं किया है, जो ही मैं ऑफिस ज्वाइन करता हूँ तो आपको आपकी ईमेल का रिस्पॉन्ड करूँगा। यूसुफ खान कहते हैं बेस्ट एवर नेवर चेंज योर रिलीजियस रिलीजियस अच्छा रिलीजन्स and never say lie in front of anyone. We are Muslims, Alhamdulillah, and why change over statements? I never say lie for asylum. और दूसरा इनका मैसेज है थैंक यू सर, इंशाल्लाह जुलाई 23 आई विल मूव टू जर्मनी विद माई वाइफ एंड किड्स। पाकिस्तान में अब मज़ीद नहीं रहना, बाकी पाकिस्तान तो जान है हमारी। यूसुफ खान साहब, आपने इसमें कोई क्वेश्चन नहीं किया है, ठीक है, आपने सिर्फ अपनी ओपिनियन दी है कि जब आप असाइलम के लिए अप्लाई करें तो अपना मज़हब चेंज ना करें। देखें, सिर्फ मज़हब चेंज करना झूठ नहीं होता है। अब जो भी एविडेंस झूठे देंगे वो सब झूठ ही होता है, ठीक है। मज़हब तो बहरहाल ये तो आपके ईमान पे दाग है ना, ये तो आप किसी सूरत में ना करें और ना नहीं करना चाहिए। लेकिन इसके अलावा जो भी आप करते हैं, मिसाल के तौर पर आप कहते हैं मैं जर्मनी जा रहा हूँ, बच्चों के साथ जा रहा हूँ और मैं वहाँ पे असाइलम अप्लाई करूँगा, आर यू रियल असाइलम सीकर या आप जो है वो जाके फाइनेंशियल प्रॉब्लम में आप जा रहे हैं। खैर, थिंक अबाउट इट। माई स्मार्ट इन्फो ये एक आईडी है और उसमें सवाल आया है हाई आई वॉज यूके फॉर स्टूडेंट वीज़ा फ्राम 2010 to 2012. माई वीज़ा वैलिडिटी वॉज 2 years but I overstayed 4 months. Then I came back to Bangladesh willingly. Now I want to go UK for visit. If I apply for visit visa UK, shall I get visa?
जो मैं समझा हूँ वो आपने आज से काफ़ी अर्सा पहले 2010 में आप स्टूडेंट वीज़े पे गए थे और 2012 तक वहाँ रहे हैं। 2 साल का आपका वीज़ा था, लेकिन आप 4 महीने आपने वहाँ पे ओवर स्टे किया। लेकिन बाकी बात जो है ना वो आपने या तो हाइड की है या फिर आप जो है वो बाकी बात तो है ही कोई नहीं है। क्योंकि मुझे तो ये है कि अगर आप ओवर स्टे हुए हैं तो क्या आपने होम ऑफिस से कांटेक्ट किया या होम ऑफिस ने आपसे कांटेक्ट किया या फिर आप उसी पासपोर्ट पे टिकट लेके, ये सारी इन्फॉर्मेशन होगी तो मैं आपको एक्यूरेट आंसर दे सकूंगा। बगैर एक्यूरेट आंसर के हवा में बात करना हमारा मतलब बिल्कुल भी नहीं है। हम ये चाहते हैं कि आपको पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन मिले और आपकी ही मामलात के जो दीगर लोग हैं, दूसरे लोग हैं, अगर ऐसी सूरत हाल में है तो उनको भी सही इन्फॉर्मेशन मिल सके। देखिए, अगर तो ये है कि आप स्टूडेंट वीज़े पर हैं, 4 महीने आप ओवर स्टे हुए हैं और उसके बाद आप वापस आ गए हैं, तो इसमें ये है कि आपने ना तो होम हाउस को टच किया है, ना होम हाउस ने आपको टच किया है। तो इसमें ये है कि आपका जो बैन है अप्रॉक्सीमेटली 12 मंथ्स बनता है। यानी कि अगर आप 4 महीने ओवर स्टे हुए हैं तो आपका जो बैन है वो 12 महीने बनता है, 1 साल बनता है। लेकिन आपके इस केस में सिर्फ और सिर्फ बैन ही मैटर नहीं करता है। जब आप दोबारा विजिट वीज़े पे जाएंगे तो आपकी पिछली जो बातें हैं वो सारी छानबीन ले आएंगे। आपका पहला वीज़ा जो है वो आएगा और आपसे ये पूछा जाएगा कि ओवरस्टे क्यों हुए हैं। या तो आप अपनी एप्लीकेशन में बता दें कि आप ओवरस्टे क्यों हुए हैं, क्या आपने पासपोर्ट तो नहीं बनाया था नया, क्या आपने लॉस तो नहीं शो किया। अब मुझे इन बातों का इल्म नहीं है, ठीक है। लेकिन एम्बेसी का कंसर्न ये हो सकता है कि अगर आप स्टूडेंट वीज़े पे गए हैं और आपने वहाँ से कोई डिग्री, कोई डिप्लोमा, कोई सर्टिफिकेट हासिल नहीं किया है, तो फिर मतलब ये है कि आपने वीज़ा कंडीशन ब्रीच की हैं और आप जिस मकसद के लिए कह कर गए थे उस मकसद के लिए आप नहीं गए हैं, तो ये जो है ये आपके अगेंस्ट जाएगा। अगला क्वेश्चन है जी, मेरे नाम है साजिद महमूद, कहते हैं वेरी इंफॉर्मेटिव वीडियो सर, असाइलम का प्रोसेस टाइम कितना है। देखिए, ये भी इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन है साहिब साहब। देखिए, सबसे पहले तो ये है कि आपने किस कंट्री के लिए करना है। हर कंट्री वेरी करता है, मतलब कंट्री टू कंट्री चीज़ें वेरी करती हैं, ठीक है। हर कंट्री का अपना एक प्रोसीजर होता है। असाइलम एक्सेप्ट फौरी तौर पर नहीं हो जाती। असाइलम का जो क्लेम एक्सेप्ट होता है, जब आपका क्लेम एक्सेप्ट होता है तो फिर आगे उस कंट्री का क्या है वो आपका 15 दिन में फैसला करती है, 2 साल में करती है, 10 साल में करती है। ये वेरी करता है कंट्री टू कंट्री और जितना उनके पास मवाद है पड़ा हुआ है पहले से जो एप्लीकेशंस हैं। और आपकी जैसे आप किसी जो अदालत में जाते हो तो पहले जो लिस्टिंग केसेस होती हैं उसके बाद ही आपका नंबर आता है। शगी 06 कहते हैं जी, अस्सलाम वालेकुम सर, हाउ आर यू, वेरी इंफॉर्मेटिव वीडियोज़, कैन यू प्लीज़ हेल्प अस, आई नीड टू अप्लाई फॉर विजिट वीज़ा टू कैनेडा in order to seek asylum from UAE due to the current political issues in Pakistan. Thank you. शगी, बात यह है कि सबसे पहले आपने अपना वीज़ा सिक्योर करना है कनाडा का। तो वीज़ा सिक्योर करने के लिए मैं आपको बुनियादी बात बता देता हूँ जो शायद आपको बहुत कम लोगों ने बताई होगी या फिर आपको नॉलेज में नहीं होगी। कम अज़ कम 2 कंट्रीज़ का आपने विजिट किया हो और उसमें से एक कम अज़ कम यूरोप का हो। अगर नहीं है तो कम अज़ कम 2 कंट्रीज़ आप, एक तो ऑलरेडी आप यूएई में हैं, इसके अलावा भी आप किसी और कंट्री में विजिट कर लें। और उसके अलावा आप जो है अपने सर्कमस्टेंसेस इन्हें बताएं कि मिसाल के तौर पर आप जो भी सैलरीज ले रहे हैं वो ऑन रिकॉर्ड हो और जो आपकी इनकम एक्सपेंसेस हैं वो ऑन रिकॉर्ड हों और जो आपकी डिस्पोजेबल इनकम है यानी कि आपके अखराजात के बाद जो आमदन बचती है वो क्या है। ये सारी चीज़ें देख कर एम्बेसी देखेगी कि क्या आप वाकई ही कनाडा का विज़िट करने के अहल हैं या नहीं, और कनाडा के अखराजात कितने आते हैं, उसके ऊपर आपकी आमदन कितनी है, ये सारी चीज़ें और आपकी सेविंग देख के ही वो एम्बेसी फैसला करेगी। असाइलम का मामला बाद में है, जब आप वहाँ पहुँच जाएंगे तो आप असाइलम कर सकते हैं। उसमें नॉर्मली कनाडा जो है वो असाइलम के लिए कोई भी एप्लीकेशन रिजेक्ट नहीं करता है। कव्वाली, ये भी एक आईडी है, कहते हैं भाई क्या एयरपोर्ट असाइलम दे देता है कॉन्टैक्ट फ़्लाइट में पेरिस में, ये बता दें प्लीज़। देखिए, मेरी मुकम्मल वीडियो है, उसमें कोई ऐसी दकी छुपी बात तो है नहीं है। आप एयरपोर्ट में असाइलम कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं और उसके बाद आपका केस चलेगा। डिपेंड करता है कि आपने फर्स्ट इंस्टेंस में क्या इंटरव्यू दिया है। पहला जो आपका इंटरव्यू था वही सबसे इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपने
कोई उसमें ऐसी बात नहीं की जिसमें आप का झूठ साबित हो जाए, कुछ ऐसी बात हो जाए तो वो आपको डिटेन नहीं करेंगे, आपको रिलीज़ कर देंगे और आगे आपका केस चलेगा। डिपेंड करता है, वेरी करता है कंट्री टू कंट्री। आशर मलक, अगर एजेंट आपको काउंटर सेटिंग करवा दे तो असाइलम मिल जाती है? आशिफ साहब, ये मेरे लिए वाकई फनी क्वेश्चन है। देखिए, पहली बात यह कि एजेंट जो है वो कहाँ पे काउंटर सेटिंग कराएगा। पहले तो आपने कंट्री का नाम बताना था कि किस कंट्री में आप काउंटर सेटिंग की बात कर रहे हैं। काउंटर सेटिंग नॉर्मली ये एक वो चीज़ नहीं है जो आप समझ रहे हैं, जो आपको बताई जा रही काउंटर सेटिंग ये होती नहीं है। ठीक है, होता ये है कि या तो आपको कुछ ऐसे एविडेंस दे दिए जाते हैं ताकि आपको वहाँ से रिपोर्ट ना हो, या फिर आपको वहाँ पे एक सोलिसिटर, वकील, एडवोकेट हायर करके दिया जाता है जो आपको वहाँ से रिपोर्ट नहीं होने देता। अब ये डिपेंड करता है, मुझे नहीं पता कि आप किस कंट्री की बात कर रहे हैं, मुझे नहीं पता कि कौन से काउंटर सेटिंग की बात कर रहे हैं। काउंटर सेटिंग अगर है आपकी, मतलब अगर आपने वहाँ पे सोलिसिटर हायर किया हुआ है तो फिर वो आपको सारे मामला तय करा देगा। रह जाती है बात क्या साले मिलती है नहीं, ये तो बहुत बात की बात है भाई। ये तो आपका केस चलेगा, इंटरव्यूज़ होंगे, आपके एविडेंस चेक होंगे, फिर पता चलेगा ना। मिस्टर सिंह कहते हैं, मैं यूके टूरिस्ट वीज़े पे हूँ, इंडियन पासपोर्ट है मेरे पास, क्या मैं असाइलम ले सकता हूँ? देखें, असाइलम अप्लाई करने के लिए आपके पास वीज़ा है, आपके पास वीज़ा नहीं है, दोनों सूरतों में आप असाइलम अप्लाई कर सकते हैं, आपके पास ये राइट है। तो आपने जो अपनी स्टोरी है वो इस तरीके से होम ऑफिस को बतानी है, या आपके जो सेंटर्स हैं वहाँ पे यूके के अंदर, वहाँ इस तरीके से बतानी है कि आपकी सारी की सारी स्टोरी सच लगे, उसमें कोई झोल ना लगे, उसमें कोई झूठ ना लगे। अगर आप वीज़ा लेके गए हैं तो आपने होम ऑफिस अपना बताया होगा एम्बेसी को कि आप वहाँ पे बड़े वेल ऑफ हैं, आप वहाँ पे जॉब या बिज़नेस कर रहे हैं, आपके पीछे फैमिली है, आपने वापस आ जाना है, चूँकि टूरिस्ट वीज़ा है। अब मुझे इसमें भी थोड़ा सा डाउट है, लेकिन आपने कह दिया तो मैं टूरिस्ट ही मानता हूँ, क्योंकि एक होता है टूरिस्ट वीज़ा है तो एक होता है विज़िट वीज़ा। विज़िट वीज़ा जो होता है वो फैमिली मेम्बर को विज़िट करने के लिए होता है या किसी भी अदारे को विज़िट कर रहे हो। लेकिन जो टूरिस्ट वीज़ा है वो आप सियाहत, सिर्फ खालिस्तान सियाहत के लिए होता है। तो जब आपका सियाहत के लिए वीज़ा है तो आप वहाँ पे असाइलम बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि आपने वहाँ पे जाके ना क्या करना है जनाब, कि अपनी स्टोरी जो है एक्यूरेट करनी है, और आपके पास टाइम है। आप विदन वीज़ा भी अप्लाई कर सकते हैं, आफ्टर वीज़ा भी अप्लाई, लेकिन आफ्टर वीज़ा थोड़ा सा आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। कोशिश करें कि आप वीज़ा के अंदर ही अप्लाई करें ताकि आपको किसी किस्म का डाउट वगैरह ना हो डिपोर्टेशन का या किस तरह का। लेकिन जब आप अप्लाई करेंगे ना तो उसमें एक चीज़ का ख्याल रखिएगा कि आपकी स्टोरी एक्यूरेट हो और आप उसे अज़बर रखें। आइंदा भी आपके इंटरव्यूज़ होंगे और उन इंटरव्यूज़ में वही बातें पूछी जाएंगी जो आपके पहले इंटरव्यू में थी। इसके अलावा जनाब मैं आपको ये बताता चलूँ कि आपका जो मामला है हाँ, ये एक और इम्पोर्टेंट बात बता दूँ कि 1 साल तक आपको वर्क की इजाज़त नहीं होगी। ठीक है, अगर आपका सोलिसिटर वहाँ पे आप सोलिसिटर्स के ज़रिए करें तो ज़्यादा बेहतर है। अगर आपको वो बेनिफिट लगवा देता है तो बेनिफिट आपको 1 साल तक मिलते रहेंगे, जिसमें आपको रिहाइश मिलेगी फ्री, आपको खाने पीने के वाउचर या जायरो या कैश व और जो भी है वो आपको मिलेंगे। उसके अलावा जनाब आपको आपका वकील फ्री होगा, आपका मेडिकल फ्री होगा, ये सारी चीज़ें आपकी फ्री हैं अनटिल आपको वर्क अलाउ नहीं हो जाता। तो वर्क अलाउ होगा आपका 1 साल के बाद। अगर आपकी एप्लीकेशन पर 1 साल तक फैसला नहीं होता है तो फिर उसके बाद आपको वर्क अलाउ हो जाएगा। फिर अपना हाथ जो है वो आके हाथ में दे दीजिएगा। उम्मीद है कि आपको आज की ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच। अल्लाह निगहबान।